सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर का ये जो है पार्ट थर्ड है बच्चों। ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्ट जो है थर्ड पढ़ने वाले हैं और आज जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध काल के मुख्य विवाद क्या है। देखिए, पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोरिया संकट। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एवं उत्तरी कोरिया ने सोवियत संघ के समक्ष और दक्षिणी कोरिया ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यहाँ तक पढ़े। अब यहाँ एक कहानी आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जापान जो है 1910 में कोरिया को क्या किया था, कोरिया को जो है वो कब्जा किया था या कह सकते हैं औपनिवेशिक बनाया था, गुलाम बनाया था, ठीक है। जब गुलाम बनाया तो कोरिया का हुआ, कोरिया को जो है 35 वर्षों तक जो है जापान ने उसको जो है गुलाम बनाया। 35 यानी 1910 में गुलाम बनाया और 35 साल तक जो है उन्होंने वहां पर औपनिवेशिक किया। कौन? जापान। अब यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 1945 तक जो है जापान जो है कोरिया पर शासन किया, ये आपको जानना है, ठीक है ना। अब क्या है कि जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर जापान पर जब आक्रमण किया, जैसा कि आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम गिराया था, लिटिल बॉय और फैटमैन नामक जो है बम गिराया था। तो उसके बाद जो है कोरिया दो पार्ट में बढ़ जाता है, कोरिया जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है। और देखिए कि मित्र राष्ट्र के दो सदस्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जो है कोरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। एक है उत्तरी कोरिया और एक जो है दक्षिणी कोरिया में बढ़ जाता है। आपको ये जानना है। कोरिया जो है दो भाग में कब बंटता है? 1945 में। आपको याद रखना है 1945 में जो है कोरिया जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बंट जाता है। अब यहाँ पर ये जानना है आपको कि उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी ये जो है सोवियत संघ का कब्जा में आता है और ये जो है अमेरिका के कब्जा में आता है, ये आपको याद रखना है। अब उत्तरी कोरिया जब सोवियत संघ के कब्जे में है तो निश्चित रूप से यहाँ साम्यवादी होगा, है ना, साम्यवादी होगा और इधर क्या होगा? पूंजीवादी होगा। तो इस तरह जो है दोनों अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या कहता है कि जापान एवं उत्तरी कोरिया ने सोवियत संघ के समक्ष और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। उत्तरी कोरिया किसके समक्ष? तो सोवियत संघ, और दक्षिणी कोरिया जो है अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उत्तर कोरिया में साम्यवादी और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी शासन की स्थापना हो गया। अब रहा 1950 के दशक में क्या करता है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर देता है। देखिए, साम्यवादी यानी सोवियत संघ का विचारधारा रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है देशों में साम्यवादी का विस्तार करें। अब यहाँ कोरियाई युद्ध वास्तव में दोनों कोरिया का युद्ध ना होकर पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच, यानी कुल मिलाकर के ये जो युद्ध हो रहा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया नहीं कर रहा है बल्कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ये लड़ाई है। बड़ा अप्रत्यक्ष शस्त्र, यानी प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद ने सोवियत रूस का बहिष्कार का लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवाया। देखिए यहाँ पर जो है ना, जितने भी सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ, आपको एक चीज और फैक्ट जानना है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945
45 को बना, जितना भी यूएनओ का संस्था है सब अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। तो निश्चित रूप से यूएनओ का जो है 6 अंग है, 6 में से आपका ये जो है सुरक्षा परिषद है। अब यहाँ जो है सुरक्षा परिषद जो है सोवियत रूस को क्या करता है? बहिष्कार कर देता है, ठीक है ना। उसी का लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर देता है। किसको? उत्तर कोरिया की बदमाश है ना, उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा देता है और विश्व शांति की रक्षा की आड़ लेकर उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का प्रस्ताव पास करा दिया। यानी जो महासभा होता है यूएनओ के अंदर, उसमें जब सभा हो रही थी तो उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा देता है। कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही जो वास्तव में अमेरिका जनरल मैक आर्थर के नेतृत्व में किया गया, यानी किसके नेतृत्व में किया गया था? जनरल मैक आर्थर के नेतृत्व में जो है उत्तरी कोरिया को आक्रमण घोषित करवाता है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया की सेना को पीछे खदेड़ दिया गया। अब उत्तर कोरिया के जो यानी कुल मिलाकर के सोवियत संघ की जो सेना था वो पीछे अपना कदम ले लेता है, ठीक है। और यह युद्ध गुट निरपेक्ष देशों की मध्यस्थता से 1953 में समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं गुट निरपेक्ष क्या है। गुट निरपेक्ष जो है 1961 में बना था बच्चों, और गुट निरपेक्ष का जो लक्ष्य है, ये इसका लक्ष्य है कि ना ही जब कोई देश, दो देश आपस में झगड़ा करता हो तो उसको जो है शांतिपूर्ण ढंग से उसको समाप्त करना, इसका यही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ है क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा संकट क्या है? तो दूसरा संकट हम लोग देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है। सबको पता है कि क्यूबा जो है कहाँ लगा हुआ है? तो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है कैरिबियन सागर के द्वीपीय देश है, जो वेस्ट इंडीज का एक हिस्सा है। क्यूबा जो है एक वेस्ट इंडीज का जो है हिस्सा है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे क्रिस गेल वगैरह जो क्रिकेटर था, है ना, सब जो है वेस्ट इंडीज से ही बिलोंग करने वाला था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वह अमेरिका समर्थित जनरल बतिस्ता की भ्रष्ट सरकार थी और बोल रहा है कि 1959 में फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतिस्ता की सरकार का तख्ता पलटकर वहां अपनी साम्यवादी शासन स्थापना की। देखिए जहां भी साम्यवादी शासन की स्थापना होगा वहां पर सोवियत संघ का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? सोवियत संघ का, ठीक है ना। आपको याद रखना, जहां भी आपको साम्यवादी दिखे वो समझ जाना कि सोवियत संघ के विचारधारा से वो क्या है? प्रभावित है, ठीक है। अब यहाँ पर सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी क्या करता था? सोवियत संघ क्यूबा को मदद करता था या सपोर्ट करता था। अब यहाँ पर जबकि अमेरिका के सटा हुआ है, अमेरिका के तट पर क्यूबा बसा हुआ है, लेकिन प्रभावित किससे है? वो सोवियत संघ से है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। देखिए क्या कर रहा है क्रुश्चेव जो है, जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या कर रहा है? क्यूबा को सैनिक अड्डा बदलने के लिए जो है वो इस तरह का षड्यंत्र रचा था। और 1962 में वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई। आपको ये पूछ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1962 में। कब? तो कौन वहां मिसाइल रखा था? क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में वहां परमाणु मिसाइलें तैनात भी कर दी। इससे अमेरिका रूस के नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। इसी भनक अमेरिका को लगा। एक सप्ताह बाद, यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, लेकिन एक सप्ताह बाद उसको पता चलता है कि जो है सोवियत संघ जो है क्यूबा में मिसाइल रखा है। और किसके निशाने में? तो अमेरिका के निशाने। अमेरिका को जब पता चला कि ये तो हमको बर्बाद कर देगा, और अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब ये जॉर्ज कैनेडी जो है कह रहा है कि जितना भी रूस तरफ से जो है जहाजें आ रही हैं, ठीक है ना, उसको रोका जाए। तथा कैनेडी ने क्रुश्चेव से मिसाइलों को हटाने के लिए कहा। देखिए क्रुश्चेव से निवेदन किया, कौन? जॉर्ज कैनेडी, कि आप जो भी
क्यूबा में मिसाइल लगाए हैं अमेरिका के बर्बाद करने के लिए, आप उसको कृपया जो है हटा लीजिए, ठीक है ना। क्रुश्चेव ने कहा यदि राष्ट्रपति कैनेडी जो है विश्वास दिलाए कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी ठीक है हमने रखा, लेकिन आप जो है अगर हम हटा दिया फिर क्यूबा में आप आक्रमण कर दीजिएगा, क्योंकि क्यूबा जो है सोवियत संघ को सपोर्ट किया था। अब सपोर्ट किया और ये अगर हटा दे फिर क्यूबा में अमेरिका अगर हमला कर दे तो फिर क्यूबा के लिए नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पहले जो है क्रुश्चेव जो है मना लेता है जॉर्ज कैनेडी को कि आप ठीक है हम हटा देंगे, लेकिन जो है आप जो है क्यूबा पर आक्रमण नहीं करिएगा, ठीक है। और घेराबंदी उठा लेगा तो क्यूबा में मिसाइल तैनात नहीं की जाएगी, अगर आप यहाँ आक्रमण नहीं करेंगे तो ठीक है हम मिसाइल जो है हटा देंगे, ठीक है। अब कैनेडी ने क्रुश्चेव के प्रस्ताव को मानकर घेरा उठा लिया, ठीक है। क्रुश्चेव के विचार को क्या करता है वो मान लेता है, ठीक है। और वह जो घेरा करता है सैनिक चारों तरफ से जो घेरा हुआ रहता है क्यूबा को, वो घेरा को भी उठा लेता है और क्रुश्चेव ने भी मिसाइल हटाकर वापस सोवियत संघ भिजवा दिया। चलिए इस तरह जो है इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे घटना हम लोग देखते हैं, घटना चक्र देखते हैं कब कब जो है शीत युद्ध का घटना हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग 1947 में देखते हैं कि साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन सिद्धांत आया। ट्रूमैन सिद्धांत में हम लोग क्या देखे थे, ट्रूमैन सिद्धांत हम लोग पीछे पढ़ कर के आ रहे हैं। उसके बाद जो है ट्रूमैन ने ही कहा था कि जहां पर गरीबी और जो है बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है वहां साम्यवादी का विस्तार होता है। और ट्रूमैन ने क्या किया कि जब समाजवादी है यानी गरीब है तो उनको आर्थिक सहायता नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उसको जो है सशक्त और मजबूत बनाना है, फिर वो पूंजीवादी की ओर खींचना है, ये ट्रूमैन का सिद्धांत था। अब देखिए 1947 और 52 के बीच मार्शल योजना भी आया। मार्शल योजना में भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई थी, है ना। और पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सहायता दी गई। फिर 1948 से 49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि बर्लिन की दीवार जो है 150 किलोमीटर बनाएगी, ये याद रखना है, ठीक है ना। बर्लिन में जो है दीवार जो बनाई गई थी 13 अगस्त 1961 से बनना शुरू हो गया था, ठीक है। बर्लिन कहाँ है तो जर्मनी में, आपको ये भी आप पूछ देगा कि बर्लिन कहाँ है तो जर्मनी में, ठीक है ना। और जो बर्लिन की दीवारें बनाई गई किसके सहयोग से तो सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है ना। और इस तरह जो है यूरोप को दो पार्टों में बांट देता है। अब आगे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा पश्चिमी बर्लिन को, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है पश्चिमी बर्लिन को दी गई सहायता सामग्री का सोवियत संघ द्वारा अपने विमानों से उठा लिया जाना। देखिए यहाँ पर क्या करता है सोवियत संघ जो है ये पूर्वी यूरोप के जितने भी देश था, है ना, करीबन 8 देश उनके सोवियत संघ में मिला हुआ था, तो आठों को जो है वो क्या करता था फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, ठीक है ना। और इस तरह जो है आगे हम लोग देखेंगे 1950 से 53 कोरियाई युद्ध, है ना। कोरिया क्या करता है, उत्तरी कोरिया जो है दक्षिणी कोरिया पर जो है 1950 में हमला करता है और अमेरिका क्या करता है कि सुरक्षा परिषद में जो है उसको बहिष्कार करवाता है सोवियत संघ को कि ये गलत है, आक्रमणकारी साबित करवाता है। फिर 1954 में है वियतनामों के हाथों दयान बियन फू में फ्रांस की हार, जिनेवा समझौता पर हस्ताक्षर, 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम विभाजन सीटों का गठन किया गया। देखिए सीटों कौन बनाया था, सीटों जो है अमेरिका बनाया था। ये बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है अमेरिका अपना संगठन बनाया था और एशिया के जो साम्यवादी से प्रभावित था या कहिए कि गरीबी के हालात में था उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका देता है और पूंजीवादी की ओर लाना चाहता है। अच्छा अमेरिका जो है पूंजीवादी क्यों, जानते हैं ना, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के पीछे बहुत सारा कारण था कि वहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं या प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम है, गैस है वगैरह वगैरह जो है ना उसका इस्तेमाल करे, ठीक है ना। और जो भी अपना प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, है ना, उसको क्या करे फिर उसी देश में बेचे, तो कुल मिलाकर के औपनिवेशिक बनाना, यही कारण है कि गुटनिरपेक्ष भी बना था। अब 1955 में बगदाद पैक्ट पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम दिया गया, सीटो का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सेंटो बना दिया गया, ठीक है ना। बगदाद जब उससे बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, देख रहे हैं ना, सोवियत संघ
जो है हस्तक्षेप क्यों कर रहा था कि मेरे विचारधारा में आओ, हम तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स हम यूज करेंगे, जैसा क्यूबा में किया था। क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लिया और अपना मिसाइल बैठा करके अमेरिका को दागने की कोशिश करने लगा। अब 1961 में क्यूबा अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण बर्लिन की दीवार का निर्माण करवाया। दिख रहे हैं ना, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 के दौर में ही हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ 1962 में बोल रहा है क्यूबा मिसाइल संकट जो है हुआ, हालांकि जो है बाद में इसको हटा लिया गया, लेकिन एक प्रकार से संकट था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1965 में क्या हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक लैटिन अमेरिका देश है ना, अमेरिका का हस्तक्षेप, अमेरिका भी कहीं कम नहीं था, अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा था, सोवियत संघ भी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब है अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को, अपना व्यवसाय को विस्तार करना। 1968 में है चेकोस्लोवाकिया में सोवियत का हस्तक्षेप। देख रहे हैं ना, सोवियत संघ जो है कहाँ हस्तक्षेप कर रहा है, चेकोस्लोवाकिया में। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा किया और चीन में भी जो है पूंजीवादी और अपना व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश किया गया। फिर देखिए 1978 और 89 में वियतनाम का कंबोडिया में हस्तक्षेप, इस तरह शीत युद्ध हुआ। अब यहाँ अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ। देखिए जब से गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ का जो है राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही देश के अंदर के जितने भी व्यवस्था था उसको सुदृढ़ करने लगा, अपनी कमियों को दूर करने लगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं गोर्बाचेव को जो है ये ठहराया जाता है, गलत ठहराया जाता है कि आपने सोवियत संघ का विखंडन करवाया, ठीक है ना। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करिए। 89 में जो है बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार कहाँ बनाई गई, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। जर्मनी में बनाई गई। जो बर्लिन का जो लंबाई थी 150 किलोमीटर बनाया गया था। और 13 अगस्त जो है 1961 से बनाना शुरू किया गया था, ठीक है ना। और लमसम 28 साल जो है उसको बनाने में, 28 साल लगा बनाने में। फिर क्या है 1989 में उसको गिरा दिया गया, ठीक है। पूर्वी यूरोप सरकारी जो है कह रहा है कि विरुद्ध लोगों को प्रदर्शन। फिर 1990 में जर्मनी का एकीकरण। ये तो इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 में, आपको एकदम याद रखना है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, है ना। या शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो शीत युद्ध की समाप्ति जो है 1991 में हुआ। ये सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब उड़े की द्विध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्ष। यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है कि द्विध्रुवीयता कहने का मतलब है एक तरफ जो है नॉर्थ से साउथ तक दो पार्ट में, इधर जो है अमेरिका और इधर जो है सोवियत संघ, ठीक है। दोनों जो है दो पार्ट में बांट दिया पूरा विश्व को। जो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया अमेरिका की तरफ, जो भी सोवियत संघ के यानी कह सकते हैं साम्यवादी को अपनाया तो सोवियत संघ की ओर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष का जो है, गुटनिरपेक्ष क्या है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। शीत युद्ध काल में दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की शत्रुता के कारण विश्व दो गुटों में बंटकर दो ध्रुवीयता हो गया था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, देखिए गुटनिरपेक्ष की अवधारणा हम लोग समझेंगे अभी। क्या है गुटनिरपेक्ष? बच्चों सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि गुटनिरपेक्ष कब बना। तो गुटनिरपेक्ष जो है 1 सितंबर 1961 को जो है गुटनिरपेक्ष का जो है स्थापना किया गया, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है। साथ ही आपको मैं ये बता दूं, दुनिया को मिला तीसरा विकल्प के रूप में जो है गुटनिरपेक्ष लाया गया था। हालांकि गुटनिरपेक्ष का जो स्थापना हुआ था कह सकते हैं बेलग्रेड में हुआ, यूगोस्लाविया में, ठीक है ना। अब आगे आप यहाँ पढ़ते ही चलिए। बोल रहा है कि इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्ष की अवधारणा का विकास हुआ। अब गुटनिरपेक्ष जो है इसने
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 शक्ति गुटों से अलग एक तीसरा विकल्प प्रदान किया। इस विकल्प की मान्यता दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की थी। ये अब जान गए बुढ़ाई की गुट निरपेक्ष की जो कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा था, ना आपको पूंजीवादी की ओर जाना है, ना ही साम्यवादी की ओर जाना है। एक तीसरा विकल्प लेकर आया जिसको बोलते हैं कि हम दोनों के साथ मित्रता रहेंगे, ना हम जाएंगे अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना ही हम सोवियत संघ की ओर जाएंगे। तो तीसरा विकल्प क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए विकास का पहले 2 ही मॉडल था, या तो आप पूंजीवादी की ओर चले जाएं या तो फिर साम्यवादी की ओर चला जाए। लेकिन गुट निरपेक्ष जो है एक तीसरा विकल्प लेकर के आया जिसको हम बोल रहे हैं मिश्रित, यानी दोनों के साथ दोस्ताना व्यवहार को अपनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर गुट निरपेक्ष का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और सभी प्रकार के विदेशी दासता के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का रक्षा करना था। ठीक है। और जब गुटनिरपेक्ष बन रहा था मात्र 25 देश जो है इसके पक्ष में था कि ना हम पूंजीवादी की ओर जाएंगे ना साम्यवादी की ओर जाएंगे। लेकिन वर्तमान में भी 120 देश है ना। तो गुटनिरपेक्ष जो है जब 2 देश आपस में झगड़ा करता है उसको शांतिपूर्ण जो है उस झगड़े को है ना, उस उलझन को समाप्त करने का इसका प्राथमिकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ बोल रहा है कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को जो है 2 शक्ति गुटों से अलग तीसरा विकल्प दिया, जो कि मैंने बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम दोनों के साथ रहेंगे, है ना, दोनों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। अब यहाँ कहता है कि इस विकल्प की मान्यता दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की थी। महाशक्ति के प्रभुत्व से मुक्त होने की अभिलाषा, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन की चाह, है ना। अब यहाँ पर जो है सैनिक गुटों से अलग रहने की इच्छा तथा आर्थिक उत्थान और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप बनाए रखने की उत्कंठा गुट निरपेक्ष का उदय के प्रमुख कारण है। देखिए क्या क्या कर रहा है, बोल रहे हम अपना खुद से आर्थिक उत्थान करेंगे, है विशिष्ट वैचारिक स्वरूप बनाने का, है ना। और सैनिक गुट किसको कहा जा रहा है? नाटो को कहा जा रहा है। ठीक है। नाटो जो संस्था है ना, नाटो जो संस्था है ये सैन्य गुट, और इससे जो है गुट निरपेक्ष का जो लक्ष्य था ये नाटो से अलग रखना था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति का आधार गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को बनाया। देखिए क्या है, आजादी के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता सिद्धांत लाया गया और इसका सीधा तात्पर्य था कि ना हम पूंजीवादी की ओर जाएंगे ना समाजवादी की ओर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ बाद में जैसे जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश स्वतंत्र होते गए गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाते गए। सब किसको अपना रहा है? गुट निरपेक्ष को। ठीक है ना, क्योंकि वे 2 महाशक्तियां व्हेल मछलियां हैं, छोटे मछलियों को निगल जाता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करता है, फिर क्या करेगा कि छोड़ देगा। अब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो ने गुट निरपेक्षता के रूप में तीसरी शक्ति की अवधारणा को जन्म दिया। जो है कुछ 3, 4, 5 जो है देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपस में मिले और जो है गुट निरपेक्ष का स्थापना किया। देखिए बोल रहा है बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के प्रधानमंत्री बामिस एन कुरुमा ने इस सहयोग किया किसको? गुट निरपेक्ष को बनाने में, या कह सकते हैं गुट निरपेक्ष को सशक्त और मजबूत बनाने में। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो देखिए यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ पर? बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड में, जिसमें 25 सदस्य, अभी मैंने बताया था कि जब पहला सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में, उस वक्त जो है 25 सदस्य देश जो है उसमें भाग लिया था। लेकिन वर्तमान में भी 120 है, आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अभी जो वर्तमान में नाटो के सदस्य कितने? तो 120 है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सम्मेलन में किसी गुट में शामिल होने
नहीं होने, तीसरे विश्व के देशों को आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और शीत युद्ध के तनाव को कम करने के आपसी उपाय के निर्णय लिए गए। कहता है कि समय के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य की संख्या बढ़ती गई। अभी हम तो बताएं कि वर्तमान में 120 हो गया। धीरे धीरे जो है इसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। आज भी नाटो में मात्र 32 देश है, ठीक है, और जबकि गुटनिरपेक्ष का कितना 120। और गुटनिरपेक्ष का सीधा तात्पर्य है, यहाँ पढ़ ही लेते हैं इसको। 2012 में तेहरान में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 16वें सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या 120 है। देखो यहाँ बता दिया 120, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2016 लैटिन अमेरिका के वेनेजुएला में पोरलामार मार्गरिटा द्वीप में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 17वें शिखर सम्मेलन में भी इसकी सदस्य संख्या कितना था 20। तो आपसे पूछ सकता है कि अंतिम बार जो है यह 17वें शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो आपको याद रखना है मार्गरिटा में, मार्गरिटा के द्वीप में हुआ है, ठीक है। अब गुटनिरपेक्ष की बात करते हैं। गुटनिरपेक्ष जो है हम लोग जैसा अभी जान रहे कि 1 सितंबर 1961 को बना, ठीक है। कब बना है गुटनिरपेक्ष, तो 1 सितंबर 1961 को, ठीक है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, दुनिया को तीसरा विकल्प देना, दोनों महाशक्तियों से अच्छा संबंध के साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना, एक तीसरा मॉडल देश को विकास करने का। पहले से 2 था, पूंजीवादी और साम्यवादी, तीसरा विकल्प लेकर के आया गुटनिरपेक्ष, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरह का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की कंपनियां आपस में सामंजस्य होकर किसी देश को संचालित करे, विकास करे, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। साथ ही दोनों गुटों से अलग रहना, ना पूंजीवादी गुट ना ही समाजवादी गुट की ओर जाना है, ठीक है, ये लक्ष्य था। साथ ही बता दें गुटनिरपेक्ष का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और सभी प्रकार की विदेशी दासता के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्ति गुटों में शामिल नहीं होने का आंदोलन है। ये आंदोलन क्या है कि दोनों गुटों में शामिल नहीं होना है। अब क्यों नहीं होना है, ये क्यों गुटनिरपेक्षता आया, ये भी सवाल बनती है। तो कुल मिलाकर के अगर दो महाशक्तियों की ओर चले जाएंगे तभी नए नए जो स्वतंत्र होकर आ रहे हैं फिर से गुलाम हो जाएंगे और आपके प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करेगा, इसलिए रोका गया, इसलिए गुटनिरपेक्ष को लाया गया। अब बोल रहे हैं कि महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का अर्थ यह नहीं है कि आंदोलनों से जुड़े देश अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखते हैं, तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकवाद भी नहीं है। पृथकवाद का मतलब क्या, देखिए पृथकवाद का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग रखना। कुछ ऐसे देश होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखते हैं, तो इसको पृथकवाद। हमेशा पृथकवाद क्या है, पृथकवाद के बारे में प्रश्न अभ्यास जब हम लोग पढ़ेंगे तो पृथकवाद भी प्रश्न है। इसलिए पृथकवाद का अर्थ समझना है, परिभाषा समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखता है, उसको पृथकवाद कहा जाता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता भी नहीं है, यानी कह सकता है, यहाँ बोल रहा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता का अर्थ क्या है, बोल रहा है कि युद्ध में वो शामिल ही नहीं होगा, ना गलत और सही का वो फर्क बताएगा, ठीक है। अपने आप को जो है बेमतलबिया बोली उसको कहा जा सकता है। अब यहाँ देखिए बोल रहा है तटस्थ देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह किसी युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। वो तटस्थ जो देश हैं वो आपको युद्ध समाप्त करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि उस्काएगा कि ठीक है कर रहा है ना। जैसे अभी जो है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तो टर्की जो है यानी तुर्की जो है किसको, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, जबकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को जन्म देता है, फिर भी गलत को सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो उसी तरह तटस्थता है,
ये जो है युद्ध समाप्त करने में मदद नहीं करता बल्कि भड़काता है। बोला कि ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, ना ही युद्ध के सही और गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष लेता है। देख रहे हैं ना, तटस्थता का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ देगा। तटस्थता भी प्रश्न पूछता है, पृथकवाद भी पूछता है और गुटनिरपेक्षता भी पूछेगा। तीन तीन चीज आपको जानना है, गुटनिरपेक्ष क्या है, पृथकवाद क्या है, तटस्थता क्या है। अभी हम लोग पृथकवाद जान के आ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखता है, ठीक है। और तटस्थता का मतलब हम लोग ये जान के आ रहे हैं कि युद्ध में वो क्या करता है, अपने आप को शामिल ना होने की नीति का पालन करता है, हम लोग को शामिल ही नहीं होना है, ठीक है ना। तटस्थ देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि जब किसी युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, वो मदद भी नहीं करेगा। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं और ना ही युद्ध की सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष लेता है, तो उसको तटस्थ कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन तो एकदम 100% पूछेगा, 100% क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है कि जॉर्ज लिस्का के अनुसार किसी विवाद में यह जानते हुए कि कौन सही और कौन गलत है का पक्ष ना लेना तटस्थता है। देखिए क्या कह रहा है, किसी विवाद में यह जानते हुए कि कौन सही और कौन गलत है, किसी का पक्ष ना लेना तटस्थता है। अभी जैसे आप लोग जान रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान में कौन गलत किया है, भारत के विजिटर्स को या कहिए कि जो पार्क गए थे घूमने, है ना, तो उसको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के द्वारा मारा गया। तो पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान को टर्की और अन्य देश जो है अमेरिका भी सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो ये गलत है। तो ऐसे देश को तटस्थता कहा जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, किंतु सही और गलत के भेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना ही गुटनिरपेक्ष। देखिए गुटनिरपेक्ष का डिफिनेशन यहाँ पर कर दिया है, बड़ा है कि किंतु सही और गलत के भेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना ही गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए हैं, है ना, किसी किसी युद्ध में शामिल भी हुए हैं। इन देशों ने अन्य देशों के बीच युद्ध को होने से टालने का काम किया है। गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट क्या है कि युद्ध जो है अगर दो देशों के बीच हो रहा है तो उसको टाला जाए, है ना, और हो रहे युद्ध को अंत का प्रयास किया जाए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता अंतरराष्ट्रीय मामलों में चुप्पी लगाकर बैठ जाने की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता का जो नीति है वो जब दो देश आपस में लड़ाई करेगा तो ये चुप रहने वाला में से नहीं, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेने की नीति है। देख रहे ना गुटनिरपेक्षता का किस तरह का पॉलिसी है। अब आगे हम लोग देखेंगे, गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों के गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करने, स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेने की नीति है। देखिए गुटनिरपेक्ष का बहुत व्यापक डिफिनेशन है ना। वो दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण रखना चाहता है, संबंध रखना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय मामले में स्वतंत्र रूप से वो भाग लेना चाहता है, न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेना चाहता है ना। अब बोल रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, गुटनिरपेक्ष में कौन शामिल है, भारत, बल्कि नेतृत्व किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता और सक्रिय भूमिका भी निभाया है, ठीक है ना। यानी जब दो देश आपस में लड़ाई करता है तो उसको मध्यस्थता करता है, यानी बीच बचाव करता है ना। अब आगे यहाँ पर कब कब जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, कौन कौन देश में हुआ, इसके बारे में जो है डिटेल दिया हुआ। देखिए पहला हमेशा पूछता है, आपको पहला याद रखना है और अंतिम, ठीक है ना। पहला 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, दूसरा कहाँ हुआ तो मिस्र में हुआ, तीसरा कहाँ हुआ तो लुसाका जाम्बिया में हुआ। तो इस तरह जो है आपको याद इसको रखना है, ठीक है ना। अब अंतिम जो है आपको हमेशा पूछता है ना, 18वां कहाँ हुआ है, तो देखिए 18वां 2019 में बाकू अजरबैजान में हुआ। और कितना कितना देश जो है भाग लिया यहाँ पर स्पष्ट है। पहला में देखिए कितना भाग लिया है, पहला में पूछता है हमेशा कि पहला
सम्मेलन में कितना देश जो है गुटनिरपेक्ष का जो महासभा हुआ या सभा हुआ उसमें कितना भाग लिया, तो 25 लिया। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अंतिम में कितना लिया, तो अंतिम में देख रहे हैं ना 120। कहाँ हुआ, तो बाकू में, अजरबैजान में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब आगे देखिए गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में उपनिवेशवाद, देखिए जो वर्ड आता है इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ेंगे या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली, कमजोर और गरीब देशों पर जो है अपना शासन चलाए तो उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। उनके प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करे, है ना, और जब मैन्युफैक्चरिंग करके लाए फिर वही दुगुने दामों में बेचे, तो उस तरह के देश को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निंदा की गई रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति कहाँ चला था, अफ्रीका में चला था, ठीक है ना, का प्रहार किया गया तथा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए, निशस्त्रीकरण का मतलब है कि शस्त्र का कोई जरूरत नहीं है, देश के विकास के लिए शस्त्र की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है, प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है ना। बोल रहा है कि परमाणु परीक्षणों की प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। देखिए गुटनिरपेक्ष क्या कर रहा है कि परमाणु जो भी बनाए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, है ना, उसको जो है निरस्त किया जाए, आग्रह किया, निवेदन किया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन और सहयोग के निर्णय गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में लिए गए। देखिए यहाँ पर यूएनओ भी जो है कुछ खास उस तरह का परमाणु में रोक नहीं पाया देशों को, ठीक है ना। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था, ये भी कभी हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को बना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है आतंकवाद को संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा मानते हुए इसका विरोध और आपसी सहयोग, इसे खत्म करने का परस्पर सहयोग से विकास के देशों का विकास, यानी विकासशील देशों का विकास, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना आदि गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का लक्ष्य रहा है। देखिए क्या क्या लक्ष्य रहा है, विकासशील देश का विकास, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक का विकास और राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का लक्ष्य रहा है। और विभिन्न सम्मेलनों में निर्णय लेते हुए सदस्य देशों को लक्ष्य पूर्ति हेतु सकारात्मक कदम भी उठाए गए। तो बहुत बड़ा रोल है ना, शीत युद्ध को समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, तो याद रखना है इसको। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का कैसे उदय हुआ, है ना। तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ही नाम कहा जाता है, नाम, यानी गुटनिरपेक्ष, जिसको 1 सितंबर 1961 को बना, ठीक है। अब यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य रहे हैं, अधिकांश देश जो है पिछड़े हैं, विकासशील हैं, है ना, संघर्षरत हैं, इन्हें अल्प विकसित देश की दर्जा प्राप्त था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास कर अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं, अधिकांश देश अल्प विकसित हैं, है ना, और उनकी चुनौती क्या था, आर्थिक विकास कर अपनी जनता को गरीबी से उबारना था, जो बेरोजगार है उसको रोजगार देना था। ये देश बिना आर्थिक विकास के वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। बोल रहा है कि आज जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक जो है वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती है। इसी भावना से प्रेरित होकर नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला क्या है, पहला जो है विश्व के विकसित देशों के साथ जो है व्यापार को वरीयता देना। जो विकसित राष्ट्र है ना, जो अल्प विकसित है, अपना जो कमोडिटी को प्रोडक्ट करेगा, जो वस्तु को बनाएगा, वो विकसित देशों में जाकर के बेचेगा, तो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होगा, ठीक है। फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। देखिए ये दो संस्थाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय,
इनका मुख्य काम है लोन देना, गरीब देशों को क्या करे कि आर्थिक विकास के लिए जो है ऋण मुहैया कराना। अब यहाँ कहता है कि संरचनात्मक सुधार हो ताकि विकासशील देशों को लाभ मिल सके। कुल मिलाकर ये दोनों संस्था जो है अल्प विकसित देशों को ऋण मुहैया कराता है ताकि अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। अब तीसरा पॉइंट क्या है, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात का प्रोत्साहन देना। देख रहे हैं ना, निर्यात करना यानी जब अल्प विकसित देशों को पूंजी यानी कैपिटल मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ जो नेचुरल रिसोर्स उपलब्ध है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके नया गुड्स बनाएगा और विकसित देशों में क्या करेगा, बेचेगा, निर्यात करेगा। विकासशील देशों पर देखिए, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों को कम करना। अब यहाँ पर कच्चे माल के मूल्यों को घटाने बढ़ाने के विरोध और तैयार माल के मूल्यों में अंतर को कम करना, ये सब जो है नई अंतरराष्ट्रीय जो है कह सकते हैं नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ये जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। सातवां क्या कहता है, छठा क्या कहता है आपका, विकासशील और विकसित देशों के बीच तकनीकी विकास की खाई को पाटना यानी कम करना। जो विकसित देश है वहाँ काफी टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, यानी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ना कहीं विकसित देश जो है वो अल्प विकसित या विकासशील देशों के सहयोग किया। अब आगे देखिए, सातवां पॉइंट कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य संचालन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता समझते हैं, आचार संहिता का मतलब अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमजोर देशों में आकर बेचेगी तो कमजोर देश अपने आप को गुड्स प्रोडक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे पर आश्रित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको रोका जाए। आचार संहिता का मतलब होता है उसको रोका जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो सामान वहां लाकर बेचा जाता है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि उस देश में जो है अपनी से खुद निर्मित करे और उसको निर्यात करे। अभी 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड में विश्व विकास के लिए नई व्यापार नीति की ओर जो है शीर्षक के रूप में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया में जो है अपनी वस्तु को बेचना या अन्य देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध बनाना। सुधार का प्रस्ताव किया गया कि इस पर क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों से निम्नलिखित लाभ होंगे। क्या क्या लाभ होगा, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों, दिख रहे हैं ना, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। दूसरा देश इस्तेमाल नहीं करेगा, खुद इस्तेमाल करे और उसको निर्यात करे। जिनका दोहरा यानी दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं, जैसे जो है मैक्सिमम जो है पश्चिमी गुट कहिए, पश्चिमी देश कहिए, पूंजीवादी कहिए, वो काफी टेक्नोलॉजी में आगे रहता है और अल्प विकसित देशों में अपना जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका दोहन करता है। समझ रहे हैं ना। और दूसरा पॉइंट है अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक हो, यानी पूंजीवादी तक भी हो, पूंजीवादी देशों तक जाए, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए वह व्यापार फायदेमंद होगा। जब विकसित राष्ट्रों में अल्प विकसित द्वारा तैयार किया गया माल अगर बिकेगा तो ज्यादा कीमत में बिकेगा, तो इस तरह जो है फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा और अपने आप को ये विकास करेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो। जैसे पश्चिमी देश यानी पूंजीवादी जो टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां से अगर जो सामान अल्प विकसित मंगा रहा है तो उसकी लागत भी क्या हो, कम हो। अल्प विकसित देशों, चौथा पॉइंट कहता है अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, बड़े जैसे जैसे गुट निरपेक्षता की प्रकृति में बदलाव आता गया, प्रकृति मतलब स्वभाव है ना, बदलाव आता गया, इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक, खासकर 1973 के अल्जीयर्स सम्मेलन से आर्थिक मुद्दे प्रमुख
हो गए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक दबाव समूह बन गया। देखिए धीरे धीरे जो है इसका महत्व भी घटने लगा है ना। अब क्या है कि 1980 के दशक में विकसित देशों द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रयास कुछ कमियां आई। बड़े विश्व के अविकसित या विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों से सहयोग की कामना की। दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है विकसित देशों से सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं। अब बोला कि विकसित देश विश्व के उत्तरी भाग में है। देख रहे हैं ना, देश का जो है उत्तरी भाग, जैसे मान लिया जो है तो ये जो है नॉर्थ, तो अक्सर जो है ज्यादातर विकसित वाले जो है इस ओर है। ठीक है, उत्तर भाग के जो देश हैं वो ज्यादा जो है धनी है ना। और यहाँ बोल रहे निर्धन और अविकसित देश दक्षिण भाग में, ज्यादातर जो है साउथ की ओर जो है गरीब देश है, यानी उत्तर की ओर जो है ज्यादा अमीर और दक्षिण की ओर जो है ज्यादा निर्धन देश है या गरीब देश है। बड़ा उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? और यहाँ जो है विकसित देशों के सहयोग के कारण, विकसित देशों के सहयोग के कारण इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण नहीं सहयोग किया उस तरह का जिस तरह का अपेक्षा लोग रखा था। 1980 के दशक में या 1980 के बाद यह विचार आया कि दक्षिण के विकासशील देश आपसी सहयोग से अपना विकास करें। अभी मैंने कहा कि ज्यादातर जो है धनी लोग उत्तर में है और गरीब लोग जो है दक्षिण में है। अब जो है जब उत्तर वाला इसको सहयोग नहीं कर रहा है तो आपस में ही एक ऐसा संगठन बनाए और आपस में मिलकर के ही जो है सहयोग करे। ठीक है ना। इसी सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण सहयोग यानी कह सकते हैं कि दक्षिण सहयोग कहा गया, यानी अपने आप को जो है सहयोग करिए, उससे ज्यादा जो है अपेक्षा मत रखिए, भरोसा मत रखिए, है ना। आत्मनिर्भर बनने का जो है एक संदेश दिया गया। बोला है कि अब 15 देशों का एक समूह बना जिसे G15 कहा गया। अभी G20 हो गया है। अभी कुछ पिछले भारत में जो है 2022 में जो है G20 का जो है सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना। इसमें भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तंजानिया, नाइजीरिया आदि शामिल हुए। इस और समय समय पर बैठकों में सामूहिक आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग को दोहराया गया कि बीच बीच में जो है मीटिंग होता गया ये G15 के द्वारा, ताकि जो है एक दूसरे का सहयोग करे जो एकदम कमजोर है, कमजोरों में कमजोर है। इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिला, जिस तरह का जो है अपेक्षा या उम्मीद रखा गया था उतनी सफलता जो है नहीं मिल पाई और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विचार मात्र चर्चा का विषय बनकर रह गया। अभी G15 नहीं बल्कि G20 हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जो है दक्षिण के जो देश हैं, है ना, उसकी संख्या जो है बढ़ रही है। अब बहुत सारे लोग G20 भी नहीं जानते G20 है क्या। ठीक है, तो आपको यहीं से जान के चलना है कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बना था, है ना, उसी को G20 के नाम से या G15 के नाम से जो है अभी संख्या बढ़ गई है तो G20 हो गया, है ना, इसी को जाना जाता है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग जानने वाले हैं कि भारत और शीत युद्ध लास्ट है ना, तो ये पॉइंट हम लोग देख ही लेते हैं। बोल रहा है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध, देख रहे हैं ना, भारत जो है शीत युद्ध जो है गुटनिरपेक्ष के नेता के रूप में शीत युद्ध काल के 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर सजग और सचेत के रूप में अपने दोनों महाशक्तियों की गुटबंदी से अलग रखा और दूसरे स्तर पर इसने नई स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे से जाने से विरोध किया, यानी रोका, नहीं तो लोग और बर्बाद हो जाता। ठीक है, भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सक्रिय हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध के रूप में जो है लेने से रोका। भारत
के राजनयिक और नेताओं को उपयोग भरसक शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदी के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता करने के लिए हुआ। उदाहरण के लिए 1950 में कोरियाई, अभी जिसे हम लोग देखें कि कोरिया जो है, उत्तर कोरिया जो है दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करता है, तो कहीं ना कहीं जो है भारत उसमें जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जो है युद्ध को समाप्त किया। ठीक है, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्य को भी ऐसे कामों में लगाए रखा। जब दो देश आपस में झगड़ा करे तो उसको क्या करे, निपटारा करे। ये जो है भारत के नेतृत्व में ये सब काम हुआ। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका या सोवियत संघ के गुट से जुड़े नहीं थे। ठीक है ना, उन लोगों को सक्रिय रखा था, ना उधर जाना है ना जाना है पूंजीवादी की ओर, ना जाना है समाजवादी की ओर, बल्कि खुद अपने आप को सहयोग करें और सक्रिय रहें। ठीक है ना। अब आगे है, नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल में अपना विश्वास जताया और शीत युद्ध को खत्म न करने में, ना सही पर उसका पकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाई। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है जो भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता है। भारत बहुत जो है ना कि कह सकते हैं कि पोलाइटली सभी के साथ व्यवहार करता है। अब आगे देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह के भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहला क्या किया देख लेते हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हो, ना कि महाशक्तियों और उनके गुट के देशों का। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पहला, गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हो, यानी अपने हित के बारे में ज्यादा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि अपना हित के बारे में ज्यादा सोचा, ना कि महाशक्तियों और उन गुट के देशों का। अब दूसरा है बुराई की दूसरे महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। देखिए रहे ना क्या कहता है कि अगर जो है पूंजीवादी भारत पर दबाव दे तो भारत किधर जाएगा, समाजवादी। और आज भी भारत जो है सोवियत संघ का बहुत गहरा मित्रता है। यही कारण है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले मोदी जी ने राइफल वगैरह जो है या S-400 जो है सब जो है कहाँ से लाया, तो रूस से लाया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है भारत को महसूस हो कि दोनों महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। अगर जो है, चूंकि गुटनिरपेक्ष का यानी भारत का था कि हम दोनों के साथ दोस्ती करेंगे, लेकिन अगर कोई महाशक्ति अगर इसको अनदेखा कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे महाशक्ति में शामिल हो जाएगा। और वही किया भारत। अमेरिका अनदेखा करने लगा तो सोवियत संघ से गहरा मित्रता कर लिया। दोनों महाशक्तियों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था, इसलिए अपने आप को अलग रखा। ठीक है ना। देखिए कहीं कहीं जो है भारत की गुटनिरपेक्षता के आंदोलन भी हुआ, यानी कह सकते हैं कि आलोचना हुआ। ठीक है ना। आलोचना किस बात का, तो पहला देखिए बोलता है आलोचकों का तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, यानी सिद्धांत विहीन है, कोई मतलब नहीं है गुटनिरपेक्षता का, कि खाली जो है पंचायती करते चलेगा और अपना का ठिकाने नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है, यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मामला में ये निर्णय लेने से क्या करता है, बचता है। भारत पर जो है आलोचना किया गया। दूसरा कहता है कि आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में कभी भी स्थिरता नहीं रही, कभी पूंजीवादी तो कभी समाजवादी, तो कभी दो लड़ाई कर रहा है उसको समझौता कराओ, ये अपने जो है सिद्धांत पर जो है अड़ी नहीं रहा और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। ये कौन कह रहा है, ये आलोचक कह रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि ऐसा है नहीं, भारत हमेशा उन देशों
की आलोचना करता रहा जो महाशक्तियों के गुटों में शामिल हुए। यानी जो महाशक्ति की ओर गुट में शामिल होने जा रहा था उसको जो है ये आलोचना करता रहा, कौन? गुटनिरपेक्ष। लेकिन खुद परंतु स्वयं ने 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मैत्री संधि का हस्ताक्षर कर लिया। देखिए भारत सही आलोचना किया है अभी, जो है महाशक्ति के गुटों से शामिल होने में जो है रोका, लेकिन ये खुद का किया 1971 में जाकर के जो है सोवियत संघ के साथ जो है अपना जो है मैत्री संधि बनाता है। इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की आवश्यकता थी। जब जो है इसको आवश्यकता पड़ा भारत को, ठीक है ना, मदद की जरूरत पड़ा, तो ये सोवियत संघ के साथ क्या करता है? सोवियत संघ के साथ जो है मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है। कब? 1971 में। और 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध भी बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। अब बोल रहा है कि बांग्लादेश संकट उसे राजनयिक सैनिक सहायता की आवश्यकता थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। अब यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है अंत, ठीक है ना, ज्यादा पढ़ना नहीं है इसको आगे। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। और मैं आप सभी को सभी सब्जेक्ट का जो है डिटेल्स पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।